हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की पॉलिटिकल का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि सत्ता का मतलब क्या है। सत्ता का मतलब होता है शासन का अधिकार या शक्ति। उस शासन के अधिकार को या उस शक्ति को बांटना या साझा करना साझेदारी होता है, अर्थात सत्ता की साझेदारी। ये तो हो गया आपके पाठ के मतलब का नाम का मतलब। अब इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम दो राष्ट्रों श्रीलंका और बेल्जियम को देखेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे और उनकी उनकी जातीय बुनावट को जानेंगे। फिर उन दोनों राष्ट्रों में क्या क्या अपनी अपनी समस्याएं रही, उनको उसको देखेंगे। उसके पश्चात ये देखेंगे कि उन समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए और कौन सफल रहा और कौन विफल रहा, ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं लोकतंत्र की परिभाषा, अर्थात लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोक का मतलब हम और आप, और तंत्र मतलब शासन। लोगों का शासन, सिंपल शब्दों में हो गया लोगों का शासन। अगर हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा था वह व्यवस्था जहां सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, वो लोकतंत्र। मतलब ऐसे हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा जैसे कि हम सरकार को चुनते हैं, हमारे द्वारा ही सरकार चुनी जा रही हैगी, हमारे लिए ही काम कर रही है, और जब हम चाहे वो सरकार हमें पसंद नहीं है तो वोट जब होंगे तो हम उसको हटा सकते हैं। ओके, लोकतंत्र में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। वही हम जानेंगे कि कैसे वो लोकतंत्र के अंदर साझेदारी करते हैं, शक्तियों को कैसे बांटते हैं। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित होती है। ऑफकोर्स आप जानते होंगे कि विधायिका जो कानून बनाती है, न्यायपालिका कार्यपालिका जो उसे इम्प्लीमेंट लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो जस्टिस दिलाती है आपको। ओके, अब हम देखते हैं बेल्जियम को। मैंने बताया था कि दो राष्ट्रों के माध्यम से इसे समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम को देखते हैं पहले। बेल्जियम की अगर हम देखें स्थिति, तो यह भारत के हरियाणा राज्य से छोटा है। इसकी सीमाएं जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये हमारे हरियाणा राज्य से जनसंख्या में आधा है, मतलब 1 करोड़ के करीब है। अगर हम इसकी जातीय बुनावट को देखते हैं तो यहाँ जो है मेनली 3 इलाके हैं, और उन इलाकों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हम 3 को मान के चल, 2 मेन हैंगे, तीसरा जर्मन है, वहाँ जर्मनी भाषा 1% लोग बोल रहे हैं। ये हमारा बेल्जियम है। बेल्जियम के फ्लैमिश इलाके में डच बोलने वालों की संख्या 59% है। वहीं वेलोनिया में फ्रेंच 40% लोग बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। वहीं अगर हम ब्रुसेल्स की देखें, जो हमारे बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अगर हम इस स्थिति को देखें कि तो आप देखेंगे कि ये मान लो हमारा बेल्जियम है, ये इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ऑफ कोर्स ये मैप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बस आप मान लो कि ये बेल्जियम है और ये ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में जो है वो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80%। और जो हमारी राजधानी ब्रुसेल्स है, उसके अंदर 20% लोग जो है वो डच बोलते हैं। ठीक है, अब बाकी जो हमारा ये ब्रुसेल्स का हिस्सा है, इसके अंदर 59% लोग जो है डच बोल रहे हैं और 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो पूरा देश है उसके अंदर डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर हम राजधानी में देखें तो डच बोलने वालों की संख्या कम है, वो 20% है। ओके, और फ्रेंच बोलने वाले जो है वो 80% है, जबकि पूरे देश में देखें तो हम 40% है। यही दो स्थिति है वहाँ की। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इनके बीच तनाव का कारण क्या था। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। फ्रेंच भाषी लोग 59% है
सॉरी फ्रेंच भाषी लोग जो होंगे वो हमारे 40% है, डच जो है वो 59% है। आप पीछे वाली स्लाइड में देखा था आपने। अब वो लेकिन जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है, संख्या में तो कम परंतु वैसे अगर हम फाइनेंशियली देखते हैं तो वो अच्छी स्थिति में। बाद में शिक्षा और आर्थिक लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज थे, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। राजधानी ब्रुसेल्स में स्थिति और भी विकट थी, क्योंकि यहाँ फ्रेंच भाषी संख्या में अधिक थे, परंतु डच भाषी आर्थिक रूप से कमजोर थे। ओके, ये हो गई थी हमारे बेल्जियम की स्थिति कि क्या उनके बीच तनाव का कारण था, उनकी स्थिति कैसी थी। ओके, अब हम देखते हैं श्रीलंका, एक दूसरा राष्ट्र। ये जो है एक द्वीपीय देश है, ये भारत के दक्षिणी तट की तरफ है। इसकी आबादी जो है वो 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर। अगर हम इसकी जातीय बुनावट की बात करें तो सिंघली समुदाय जो है वो 74% है, जो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानते हैं। और जबकि हमारे जो तमिल है वो 18% है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही है। और तमिलों में भी 2 पार्ट्स में तमिल बटे हुए हैं, एक तो श्रीलंकाई मूल के जो वहीं के हैं तमिल, और एक वो तमिल जो हिंदुस्तान से वहां गए हैं। श्रीलंकाई मूल के 13% है, और जो हमारे हिंदुस्तानी तमिल है वो 5% है। हिंदुस्तानी तमिल आप सोचोगे कि वो वहां कैसे पहुंच गए श्रीलंका में, तो जब ब्रिटिश शासन था तो औपनिवेशिक काल के अंदर उसे कहते हैं। बागानों में काम करने के लिए जो थे वो भारतीयों को श्रीलंका लेके जाया गया था, तो वहीं पर वो बस गए हैं। तो 5% उनकी संख्या। ईसाई जो है वो 7% है, जो सिंगली और तमिल दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका के बीच क्या स्थिति थी, उनके बीच तनाव का कारण क्या बना। तो इसका कारण जो था वो बहुसंख्यकवाद था। बहुसंख्यकवाद में सरकार ने ये किया कि जो श्रीलंका में 74% सिंगली समुदाय थे, उनके हितों के लिए कार्य करने लग गया। बहुसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में ज्यादा हो। जैसे हम भारत में देख सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो बहुसंख्यक है, हिंदू समुदाय, ठीक है। आज़ादी श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सिंगली प्रभुत्व, सरकार ने सिंगली समुदायों को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए। अब कोई भी सरकार ये चाहती है कि वहाँ जो अगर वो कोई भी सरकार अब यही चाहती है कि हमेशा वो सत्ता में बनी रहे, और सत्ता में बनने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की आवश्यकता है। तो वो दोनों समुदायों के लिए कानून बनाकर दोनों को बेहतर हित के लिए उन्होंने करने की बजाय श्रीलंका की सरकार ने ये फैसला ले लिया कि सिंगली जो समुदाय है उसके हितों को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, तो वो 74% संख्या में है, तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो उन्होंने 1956 का कानून बनाया, सिंगली समुदाय को एक मात्र राजभाषा घोषित कर दी। और जैसे और आप भारत में देख सकते हो कि ऐसा नहीं है, भारत में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित करी गई है, परंतु कोई भारत की ये राजभाषा हिंदी में जो है वो कामकाज होता है, परंतु हर राज्य की अपनी अपनी कार्यभाषा भी है जिसके अंदर वो अपने राज्य के जो है सरकारी कामकाज करते हैं। नौकरियों में प्राथमिकता, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई, और जो है बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया सरकार के द्वारा। परिणाम क्या हुआ, तो तमिल समुदाय में बेगानापन का एहसास बढ़ा। उन्हें लगा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की अनदेखी हो रही है। जब संपूर्ण सरकार ने सभी हित जो है वो सिंगली समुदायों के लिए बनाने शुरू कर दिए, तो तमिलों के अंदर ये आया कि हाँ, हमारे जो अधिकार हैं या जो हमारे लिए अच्छे, हमारे विकास के लिए किया जाना चाहिए, वो कोई कार्य नहीं हो रहा। तमिलों और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। तमिल संगठनों ने स्वतंत्र इलम राज्य की मांग की, जिससे दोनों के बीच संघर्ष बढ़ा और गृह युद्ध में बदल गया। गृह युद्ध क्या होता है, तो गृह युद्ध वह स्थिति होती है जब देश के अंदर कोई विवाद जो है वो संघर्ष का रूप ले लेता है, और जिसमें माल की हानि होने लगती है, हिंसक रूप में आ जाता है जब। 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन तब तक हजारों लोग मारे जा चुके थे और देश को भारी सामाजिक और आर्थिक क्षति पहुंची थी। हमने अब देख लिया कि श्रीलंका में क्या स्थिति थी, कैसे श्रीलंका की सरकार ने जो है सिंगली समुदायों को प्राथमिकता दी,
उनके हितों के लिए काम किया, उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी, उनके लिए जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और विश्वविद्यालयों में उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, जबकि कर दिया गया, जिस कारण उन लोगों के बीच तनाव बढ़ गया और गृह युद्ध की स्थिति आ गई। आखिरकार उन्होंने 2009 में गृह युद्ध से मुक्ति पाई। अगर हम बेल्जियम की स्थिति को देखें कि बेल्जियम ने क्या समझदारी भरा तरीका अपनाया जिससे उनके राष्ट्र में जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी। तो बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच भाषी लोगों जो भाषाई आधार पर है संघर्ष था। तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया बेल्जियम की सरकार ने वो ये किया। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार किया जा सके। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेष बातें क्या थी? समान प्रतिनिधित्व, एक सरकार बनाई गई जो केंद्र में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो है वो संख्या समान होगी ताकि कोई भी जो फैसला है वो एक तरफा ना जाए। दोनों ही समूहों का जब समर्थन होगा तभी कोई बिल पास हो पाएगा। शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। राज्य सरकारों केंद्र के अधीन नहीं थी। 2 स्तर की सरकारें बनाई गई, राज्य और केंद्र। 2 स्तर की सरकारें थी, राज्य और केंद्र की, परंतु जो केंद्र सरकार के अधीन राज्य नहीं काम करते थे उनके अपने जो थे वो कार्य क्षेत्र थे। ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार, दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। केंद्र में राजधानी में उन्होंने एक अलग सरकार का गठन किया। सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार थी एक तीसरे स्तर की, जैसे भारत में हम नगर पालिका या पंचायत जो है वो देखते हैं, उसी प्रकार की जो है तीसरे स्तर की सरकार बेल्जियम में बनाई गई, जहाँ पर उन्होंने एक वो जो इलेक्शंस वहाँ के होते थे वो इस प्रकार होते थे कि जैसे ये हो गया पूरा बेल्जियम, इसमें इस भाग में बोलते हैं फ्लेमिश और इसमें बोलते हैं वेलोनिया। तो जिस इलाके में एक व्यक्ति खड़ा है तो उस कुछ व्यक्ति खड़े हैं तो वो सभी व्यक्ति जो होंगे वो अपने इलाके का एक प्रतिनिधि चुनेंगे और ये अपने इलाके के लिए एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ये कहीं भी रह सकते हैं, चाहे ये इधर रहते हो उधर रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो है जब वो वोट करेंगे तो वो अपने फ्रेंच भाषी व्यक्ति को चुनेंगे अपने प्रतिनिधि को और वो अपने डच प्रतिनिधि को चुनेंगे। ठीक है। और नोट, ब्रुसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया। आज जो ब्रुसेल्स जो है वो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बना हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे जो है श्रीलंका ने जो है सत्ता की साझेदारी नहीं करी। उन्होंने संपूर्ण सत्ता जो है सिर्फ बहुसंख्यकवाद के आधार पर शासन करने का प्रयास किया। तो जो दूसरा समुदाय था उसको अपने हितों की अनदेखी लगी तो उन्होंने संघर्ष का राह अपनाई और दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी जिससे राष्ट्र में जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। वहीं जब बेल्जियम ने एक समझदारी भरा तरीका अपनाया और उन्होंने सत्ता की साझेदारी को चुना और जब उन्होंने सत्ता की साझेदारी करी तो उनकी स्थिति अच्छे प्रकार से बनी रही, किसी प्रकार का कोई जन माल की हानि नहीं हुई और राष्ट्र जो है वो विकास के स्तर पर बना रहा। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? अभी आपने पढ़ा कि क्या सत्ता की साझेदारी का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो एक शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि दूसरा राष्ट्र जो दूसरा समुदाय है वो खुद को राष्ट्र से अलग ना समझे। सत्ता की साझेदारी के 2 प्रमुख या मुख्य तर्क दिए गए हैं कि क्यों जरूरी है। तो एक युक्तिपरक तर्क होता है और एक नैतिक तर्क। युक्तिपरक, यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव की स्थिति को कम करता है। जैसे हमने देखा बेल्जियम में जब विभिन्न समूहों के बीच साझेदारी करी गई तो उनके बीच टकराव की स्थिति कम हुई। वहीं श्रीलंका में नहीं करी गई तो वहां टकराव की स्थिति गृह युद्ध तक पहुंच जाती है। यह राजनीतिक अस्थिरता को रोकता है और शासन में स्थिरता लाता है। यह लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। अगर सत्ता की साझेदारी करी जाएगी तो राजनीतिक रूप से जो है सरकार वो अच्छी प्रकार से शासन कर पाएगी, स्थिर शासन रहेगा, बार बार सत्ता परिवर्तित नहीं होगी और ये लाभकारी भी होंगे। लाभकारी कैसे होगा? यदि जो है साझेदारी होती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनती है तो राष्ट्र अपने अन्य मुद्दों पर ध्यान दे पाएगा और विकास की तरफ अग्रसर हो पाएगा। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ पाएगा। नैतिक तर्क,
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मॉरल रीजन हम देख रहे हैं, सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। कि लोकतंत्र का अर्थ ही है कि लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ये सत्ता के बंटवारे के भूतपूर्व महत्व को बताता है। लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम देखें कारक है वो यही है कि सत्ता की साझेदारी हो रही है, तभी लोकतंत्र है। अगर यदि हम सत्ता की साझेदारी ही नहीं कर रहे तो लोकतंत्र, लोगों का शासन होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। तो इस कारण ये एक उसकी आत्मा का काम करता है। हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अभी युक्तिपरक हमने देखा, और गृह युद्ध युक्तिपरक एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लाभ हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला, ये पूरी तरह नैतिकता पर आधारित फैसलों के अक्सर उल्टा होता है। नैतिकता मतलब हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और युक्तिपरक में हम देखते हैं कि कितना हमें लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, उस हिसाब से हम फैसला लेते हैं। और जबकि नैतिकता में हम सही गलत को आधार मानकर, चाहे हमें हानि ही हो रही हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर हमें अगर वो फैसला सही है तो सही है, हानि हो तो भी लेना चाहिए। लेकिन युक्ति परक के आधार पर लाभ और हानि देख कर लेते हैं, अगर हमें लाभ हो रहा है तो ही वो फैसला लिया जाएगा। गृह युद्ध, और जब लोकतंत्र की जो है साझेदारी में वो नैतिकता से भी सही है और युक्ति परक में भी हमें लाभ ही होता है। गृह युद्ध, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सामाजिक समूहों की व्याख्या करें। बेल्सिम ने जातीय विविधता के मुद्दे को कैसे सुलझाया? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड होपफुली कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप हमें बता सकते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस अपने सभी चैप्टरों के देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।